जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, रेल बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए 60 दिन वाली स्ट्रेटेजी। दोस्तों, मैंने भी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अंतिम 60 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसके कारण मैंने पुनः अपना सिलेबस दोबारा ख़त्म कर पाया 7 दिनों के अंदर। आइए विस्तृत में चर्चा करें। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ, आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम सीएन नंबर 8 2024। दोस्तों, यहाँ सीएन नंबर 8 2024 लिखा हुआ है। चूँकि 2025 में भले एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन ये अधिसूचना नंबर 8 2024 है। चूँकि रेलवे ने 2024 में एक कैलेंडर जारी किया था दोस्तों, कि पहले एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, फिर टेक्नीशियन का हुआ, फिर इसी क्रम में दोस्तों ये सीएन नंबर 8 2024 है। दोस्तों मैं बता दूं, रेलवे अभी फुल फॉर्म में चल रहा है। अभी 7 अगस्त से 9 सितंबर तक आपका यूजी एनटीपीसी चल रहा है दोस्तों। फिर लगे हाथों 10 से 12 सितंबर वो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम लेने वाला है दोस्तों। लेकिन बात करें दोस्तों, अभी रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस का अड़चन चल रहा है दोस्तों, जिसका डिसीजन 18 अगस्त को आने वाला है दोस्तों। तो मैं मान के चलता हूँ 19 तक सारा चीज़ रफा दफा हो जाएगा। तो 19 अगस्त से सितंबर से अक्टूबर, तो दोस्तों आपके पास मानिए कि 2 महीना ज़रूर है आपके पास। यहाँ तक मैं रेलवे को जहाँ तक जानता हूँ, तो अभी वो 60 दिन जरूर लेने वाला है एग्ज़ाम में दोस्तों। तो आपका एग्ज़ाम मान के चलें कि नवंबर में होने वाला है दोस्तों। तो आपके पास 60 दिन का समय है दोस्तों। मैं अपना स्ट्रेटेजी स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं बता दूं कि आपको पहले सीबीटी 1, फिर पीईटी, फिर डीवी, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है दोस्तों। सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो 25 नंबर का साइंस है, 25 का मैथ है, रीजनिंग 30 नंबर का है, और जीके करंट 20 नंबर का। टोटल आपका 100 नंबर का है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आने वाले 60 दिनों में, चूँकि आने वाले 60 दिनों में आपका अपना सिलेबस ख़त्म करना है दोस्तों। तो जहाँ तक बात करें जीके की, तो जीके में से अथार सिलेबस है दोस्तों, एक समुद्र है जिसको कहते हैं। तो आप उसका जीके वाला पार्ट नज़रअंदाज करके और करंट ही आप पकड़ के चलें कि मुझे करंट 10 नंबर का करंट मुझे लेकर चलना है, जिसको आप 60 दिनों में अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों। आप पर डे आप करंट देखें तो आप लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे दोस्तों। तो मैं लेके चलता हूँ 90 मार्क्स, कि मुझे 90 मार्क्स को टारगेट करना है दोस्तों। मैं यहाँ बात करूँ टाइम टेबल की, तो मैं सुबह 7 से 11 करंट और साइंस पढ़ा करता था दोस्तों। सुबह 7 से 11 करंट साइंस पढ़ता था, जिसमें से 1 घंटा 7 से 8 में करंट पढ़ता था और 8 से 11 साइंस देखता था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सुबह का समय थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है, तो करंट और साइंस मेरे लिए अच्छा रहता था। उसके बाद 11 से 1 मैं ब्रेक लेता था, फिर 1 से 5 मैं मैथ पढ़ता था, और 5 से 6 फिर ब्रेक लेता था दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई में ब्रेक लेना जरूरी है दोस्तों। फिर 6 से 9 मैं रीजनिंग पढ़ता था दोस्तों। यहाँ डिटेल में अब बात करते हैं कि एक एक करके सब डिटेल में बात करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों साइंस को। साइंस को दोस्तों 8 से 11 देखता था, जिसको मैं 6:1 में बांट लिया था दोस्तों। दिनों को 6:1 में बांट लिया था, जिसमें से 6 दिन में 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायो देखता था। और इन 2 दिनों में दो दिनों में जितना मैं पढ़ता था, उसको एक दिन में रिवीजन करता था दोस्तों। जो मैंने 6 दिन पढ़ा, उसको रिवीजन करने का मतलब दोस्तों, मैं कंबाइंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लगाता था। जो मैंने 6 दिनों में पढ़ा, उसका कंबाइंड करके प्रैक्टिस लगाता था। जहाँ पर्सनली बात करें, 2 दिन फिजिक्स पढ़ना, तो 2 दिन में एक दिन मैं किसी चैप्टर को पढ़ा और नेक्स्ट दिन उसका क्वेश्चन लगाता था दोस्तों। इस तरह से अकेला करके भी क्वेश्चन लगाता था, और एक दिन जो मैं रिजर्व डे रखता था, उसमें टोटल का रिवीजन करता था दोस्तों। यहाँ देखें 60 दिनों में आप 20-20 दिन करके हर एक सब्जेक्ट को मिल रहा है दोस्तों। तो 20-20 दिन एक एक चैप्टर को अगर दें दोस्तों, तो फिजिक्स में भी ऐसा नहीं है कि 20 चैप्टर है, तो 20 दिन एक एक सब्जेक्ट के लिए सफिशियंट है दोस्तों।
यहाँ बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री, चूँकि दोनों का स्ट्रेटजी एक जैसा है इसलिए मैंने एक जगह दोनों को लिखा है। यहाँ दोस्तों एनसीईआरटी बुक 9-10 का आपको हर एक चैप्टर को एक एक करके रीडिंग करना है चैप्टर वाइज दोस्तों, और प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट को खुद से समझने की कोशिश करना है। खुद से समझे आप चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को, और उन कॉन्सेप्ट को यदि समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब में साइंस टीचर का सहारा लें। आपको आपके साथ जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है आप उस टीचर का सहारा लें। मैं दोस्तों इन 3 टीचरों का देखता था, मुझे कुछ दिक्कत आती थी, जिसमें से दोस्तों अलख पांडे को मैं पहले प्रीफर करता था। जैसे मुझे कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लाइट चैप्टर में मैं रिफ्रैक्शन चैप्टर कॉन्सेप्ट में फंसा था, तो मैंने देखा अलख पांडे का वीडियो, तो बहुत अच्छे से मुझे समझ आया दोस्तों। जहाँ तक बात है दीपक सर एस के झा, तो मैं इन टीचरों के वीडियो से प्रैक्टिस किया करता था दोस्तों, चूँकि ये रेलवे से जुड़े हुए टीचर थे, इनका मैं वीडियो देखकर प्रैक्टिस किया करता था और कॉन्सेप्ट अलग सर से देख लिया करता था। दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप 2 पोर्शन में बांट सकते हैं, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल जैसे आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो एक एक चीज़ को आपको समझना है, उसको याद करना है, और आप जो कॉन्सेप्ट सीखे थ्योरी से उसका फिर आप उनका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भरपूर लगाते थे दोस्तों। न्यूमेरिकल रेलवे में आपका बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों। आप न्यूमेरिकल की भरपूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप न्यूमेरिकल यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम प्रेशर में विद इन टाइम न्यूमेरिकल को करना उतना भी आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि रेलवे थोड़ा सा अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल पूछता है दोस्तों ग्रुप डी एग्ज़ाम में। तो आपको न्यूमेरिकल की भरपूर प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जो लड़का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाता है दोस्तों वो एग्ज़ाम में आगे निकल जाता है, तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करना है दोस्तों। बात आती है दोस्तों बायो की, तो बायो में भी दोस्तों आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी के आपको थ्योरी को अच्छा से पढ़ना है, उनको समझना है और याद करना है दोस्तों। चूँकि बायोलॉजी में आपका थ्योरी ही ज़्यादा है तो आपको कोई चारा नहीं है, आपको याद करना ही होगा। आप थ्योरी को अच्छे से याद करें। हाँ, थ्योरी को याद करने का आप फिगर का ज़रूर सहारा लें, फिगर को आप देखें, उसके थ्रू से आप बायोलॉजी को समझें, और साथ ही साथ चैप्टर में जो वैज्ञानिक भेंटाते हैं उनको याद करना है दोस्तों। वैज्ञानिक के नाम जरूर याद करना है, क्योंकि ये पूछा जाता है रेलवे में। अब बात करें दोस्तों मैथ की, तो मैथ मैंने 1 से 5 में पढ़ा करता था दोस्तों। लगभग इसमें मैं 4 से 5 घंटा समय देता था दोस्तों, चूँकि मैथ एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है और इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको समय देना ही होगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों पहले आप 60 दिन जो आपके पास है, इसमें आप पहले जो आपका छूट गया है उसका आप कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड रहना चाहिए दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं उससे रिलेटेड। प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों फिर आप मॉक टेस्ट लगाएं, जो आप चैप्टर पढ़ा उसका फिर मॉक टेस्ट लगाएं। जैसे जैसे आपका सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ता है दोस्तों, फिर आप उन चैप्टरों का मिक्स मॉक टेस्ट जरूर लगाएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप में उतना ही निखार आएगा दोस्तों। तो आप मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप पर ज़्यादा से ज़्यादा निखार आ सके। बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने इसका टाइमिंग 6 से 9 रखा था दोस्तों। पहले आप जो आपका बच गया दोस्तों, अभी चूँकि 60 दिन है तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट बच गया उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें, फिर उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप प्रैक्टिस करें, PYQ क्वेश्चन जरूर लगाएं, फिर चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट लगाएं दोस्तों, उसके बाद उसका मिक्स क्वेश्चन लगाएं। आप इस टाइम टेबल को दोस्तों आप 60 दिन फर्स्ट फॉलो कर दीजिए। 60 दिन फॉलो कर दिया दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका 90 से 95% सिलेबस आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।